लोग कहते हैं कि क्लिनिकल पैथोलॉजी बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन सच ये है कि यही सबसे स्कोरिंग है। सिर्फ कुछ ही मिनट में आप इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं। बस आपके पढ़ने का और समझने का तरीका सही होना चाहिए, और वही तरीका आज मैं आपके इस वीडियो के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या होती है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है विमल कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विमल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी वर्ड से वो एक ग्रीक वर्ड है। जो पैथोलॉजी वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा से लिया गया वर्ड है। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक है पैथो और एक है लॉजी। जिसमें जो पैथोज वर्ड का मतलब है पैथोज, और ये है लोगोज। जो पैथोज वर्ड का मतलब है वो है डिजीज। किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई करना पैथोज का मतलब है, और लोगोज का मतलब होता है स्टडी। इसके लिए पैथोलॉजी का जो मतलब होता है वो स्टडी ऑफ डिजीज। डेफिनेशन की बात करें तो इसमें डेफिनेशन इस तरह से लिखेंगे हम। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोकेमिकल चेंजेस इन सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन कॉल्ड बाय डिजीज। ऐसी कोई डिजीज होती है जिस डिजीज के कारण किसी भी सेल्स, टिश्यू के अंदर स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं, उसकी स्टडी की जाती है। उस ब्रांच को हम कहते हैं पैथोलॉजी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है? अब हमने बात की पैथोलॉजी की, अब बात करते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है? क्लिनिकल पैथोलॉजी एक पैथोलॉजी की वह शाखा है, ये एक वह ब्रांच है जिसके अंदर हम बॉडी फ्लूइड्स जैसे यूरिन, स्टूल, स्पूटम, CSF, इसका फुल फॉर्म है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, आदि का फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, उसे हम क्लिनिकल पैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेडिकल लेबोरेटरी। इसकी डेफिनेशन की बात कर ली जाए तो इसकी जो डेफिनेशन है, मेडिकल लेबोरेटरी एक वह स्थान होता है जहाँ पर मानव शरीर से संबंधित फ्लूइड, इसमें जो जितने भी अपने जो ह्यूमन बॉडी के जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उसकी जांच और उसका विश्लेषण किया जाता है, ताकि उसके जो डायग्नोसिस, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस किया जा सके, उसे हम क्लिनिकल मेडिकल लेबोरेटरी कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो मेडिकल लेबोरेटरी है उसके अंदर स्टाफ का जो स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से स्टाफ वहाँ पे होते हैं उसके बारे में देखते हैं। उसके अंदर अपने को 3 स्टाफ रहते हैं, जिसमें फर्स्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सेकंड है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एंड फोर्थ है पैथोलॉजिस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी लेबोरेटरी काम करता है उसकी क्या क्वालिफिकेशन रहती है, टेक्नोलॉजिस्ट की क्या क्वालिफिकेशन है, पैथोलॉजिस्ट के क्वालिफिकेशन है, ये सब चीज़ इसके स्टाफ के स्ट्रक्चर के अंदर आती है। कि प्रॉपर एक जो भी टेक्नीशियन काम कर रहा है एक लेबोरेटरी के अंदर, वो प्रॉपर उसकी क्वालिफिकेशन होती है, उसको उस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ताकि जो भी पेशेंट का जो ब्लड टेस्ट या फिर जो भी टेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसका टेस्ट अच्छे से परफॉर्म कर सके। जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन होता है उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th प्लस टू 12th पास आउट होना चाहिए, जिसमें मैथ्स बायो भी होता, मैथ्स बायो से हो सकता है। 2 इयर्स डिप्लोमा आपका होना चाहिए लैब टेक्नीशियन के लिए। जिसका कार्य फंक्शन क्या क्या होते हैं, वो लैब टेक्नीशियन सैंपल को कलेक्शन करना है और टेस्ट के जो प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है। जब भी पेशेंट अपने पास में टेस्ट परफॉर्म करवाने के लिए आता है, तो उस पेशेंट को टेस्ट परफॉर्म से पहले क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए उस चीज़ के बारे में अपने को बताना है। पेशेंट को गाइड करना है प्रॉपर तरीके से कि कैसे कैसे उस पेशेंट को, जैसे कि स्पूटम सैंपल लेना है तो पेशेंट को अपने को बताना पड़ेगा पहले कि अर्ली मॉर्निंग पेशेंट ये स्पूटम सैंपल है वो आपको लेकर आना है। ये सारी चीज़ें पेशेंट को पहले से ही गाइड करनी होती है। इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर टेस्ट को परफॉर्म करना, ये एक लैब टेक्नीशियन का काम होता है।
एक लेबोरेटरी के अंदर ये सारी चीज़ें एक लैब टेक्नीशियन ही करता है लैब के अंदर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो लेबोरेटरी जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है, जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट होता है उसका क्या काम होता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे कि जो एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो BMLT रखी गई है। इसमें बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक 3 ईयर्स का जो कोर्स होता है वो लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए होता है। इसका जो मेन कार्य रहता है वो एडवांस टेक्निक्स को ऑपरेट करना, जो एडवांस टेक्निक होती है उसको परफॉर्म करते हैं, और लैब जो रिपोर्ट, जो भी लैब टेक्नीशियन ने जो भी रिपोर्ट को एनालाइज किया है उस रिपोर्ट को एनालाइज करना है, और टेस्ट को जो परफॉर्म किया उस रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट जो जनरेट की है उसको क्या करना है, एनालाइज करना है, और जो भी टेक्नीशियन है उसकी हेल्प करना ताकि उसका जो टेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसमें कहीं पे कोई गलती तो नहीं कर रहा है, वो चीज़ चेक करने का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पैथोलॉजिस्ट, तो थर्ड स्टाफ होता है पैथोलॉजिस्ट है। इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो एक MBBS एंड MD किया होना चाहिए पैथोलॉजी के अंदर, वो पैथोलॉजिस्ट कहलाता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है इनका वो होता है कि जो भी लैब टेक्नीशियन एंड लैब टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा जो भी रिपोर्ट्स बनाई गई, जनरेट किया गया रिपोर्ट को, उनको वेरीफाई करना रहता है कि रिपोर्ट प्रॉपर है या नहीं है, उसका जो क्या डायग्नोसिस करना है उसको कंफर्म करना होता है, ताकि उस पेशेंट की जो भी डिजीज़ कंफर्म हुई है उसका प्रॉपर कैसे डायग्नोसिस करना होता है, उस रिपोर्ट का जो काम होता है वो पैथोलॉजिस्ट का होता है। और जो भी उस लैब के अंदर जो भी टीम काम कर रही है उसको गाइड करना होता है कि प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से उसको लीड करना है उस लैब के अंदर। ये सब चीज़ें पैथोलॉजिस्ट करता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो मेडिकल लेबोरेटरी होती है उसके अंदर कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और कितने डिपार्टमेंट होते हैं। जो मोस्टली जो डिपार्टमेंट होते हैं वो मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर 8 डिपार्टमेंट होते हैं। डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए तो जो पहला डिपार्टमेंट है हीमेटोलॉजी, सेकेंड है क्लिनिकल पैथोलॉजी, फोर्थ है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, थर्ड है फोर्थ है माइक्रोबायोलॉजी, एंड 5 है सीरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, फिर हिस्टोपैथोलॉजी, फिर है साइटोलॉजी एंड फ्लेबोटोमी डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर सेपरेट किए जाते हैं। जो भी एक लैब होती है वहाँ पे जो ऐसे कि ये एक लैब है, इस लैब के अंदर अलग अलग सेक्शन किए जाते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट है और किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ताकि जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी लैब टेक्नीशियन काम कर रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड ना हो और पता चल सके कौन से डिपार्टमेंट के अंदर क्या काम हो रहा है। जैसे हीमेटोलॉजी का ये डिपार्टमेंट हो गया, क्लिनिकल पैथोलॉजी का हो गया, बायोकेमिस्ट्री का हो गया, माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट है, सीरोलॉजी का है, हिस्टोपैथोलॉजी का है, साइटोलॉजी को यहाँ पे फ्लेबोटोमी की जाती है। सारे डिपार्टमेंट उसके लैब के अंदर ये सेक्शन बनाए जाते हैं। हीमेटोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड से होने वाले जो भी टेस्ट है उसका कंपोजिशन वगैरह है, उनकी फंक्शन, जैसे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, ये इनकी नॉर्मल रेंज वगैरह देखी जाती है कि क्या क्या है। बहुत सारे हीमेटोलॉजी के जो टेस्ट होते हैं वो उस डिपार्टमेंट के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट होता है क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर यूरिन है, स्टूल है, जितने भी जो बॉडी फ्लूइड अपने बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स है, यूरिन है, स्टूल है, CSF है, स्पुटम है, उसकी हम क्या करते हैं फिजिकल एंड केमिकल एंड माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करते हैं, वो क्लिनिकल पैथोलॉजी में करते हैं। फिर नेक्स्ट बात कर ले क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं कि जो भी ब्लड एंड यूरिन के अंदर जो भी केमिकल सब्सटेंस है उसका हम एनालिसिस करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, उसका हम क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी स्टडी की जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया कौन सा है, वायरस कौन सा है, फंजाई कौन से है, पैरासाइट्स कौन से, ये सब चीज़ें हम माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर देखते हैं। सीरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। सीरोलॉजी इम्यूनोलॉजी के अंदर हम जो भी सीरम से जो टेस्ट होते हैं जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन रहता है, ये सब की स्टडी की जाती है सीरोलॉजी इम्यूनोलॉजी के अंदर। और नेक्स्ट बात करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जो भी ह्यूमन बॉडी का जो भी टिश्यू आता है उसके माइक्रोस्कोपिक स्टडी
कैसे करनी है, उसके अंदर क्या क्या कौन कौन से डिजीज है, जैसे कि कैंसर बायोप्सी की जाती है, वो सब चीज़ें हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर की जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइटोलॉजी कि जो सेल्स का स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, उसकी जांच की जाती है साइटोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। और फ्लोबोटोमी डिपार्टमेंट के अंदर क्या किया जाता है, ब्लड कलेक्शन का काम होता है कि जो भी पेशेंट अपने पास में आता है उसका कलेक्शन इस डिपार्टमेंट के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एक बेसिक लेबोरेटरी के अंदर क्या क्या सेटअप होना चाहिए और सेफ्टी गाइडलाइंस क्या रखनी चाहिए एक लैब टेक्नीशियन के द्वारा। प्रॉपर सेटअप होना चाहिए ताकि कोई भी आपके वहाँ पे कोई सुपरविजन करने के लिए आता है ताकि सही रहे कि एक लेबोरेटरी का प्रॉपर सेटअप है और गाइडलाइन के अनुसार ही लेबोरेटरी को परफॉर्म हो रही है। बेसिक लेबोरेटरी सेटअप देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि लैब के अंदर एक प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, वाटर की प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए, प्रॉपर उस लैब के अंदर वेंटिलेशन होना चाहिए और केमिकल जितने भी लैब के अंदर है, मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, उसका सही तरह से उनका सभी का अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि उन सभी को अच्छी तरह से मेंटेनेंस कर सके। जो भी हम सैंपल ले रहे हैं पेशेंट से, ब्लड सैंपल है वगैरह, यूरिन सैंपल है, CSF है या कोई भी स्पूटम सैंपल है, उसका प्रॉपर उस सैंपल का प्रॉपर लेबलिंग करना चाहिए। उस सैंपल पर उसका नाम, जेंडर या किस डेट को सैंपल कलेक्शन किया गया है वो डेट भी उस सैंपल के ऊपर मेंशन की जानी चाहिए। हैंड वॉशिंग जो फैसिलिटी है वो लैब के अंदर प्रॉपर रूप से होनी चाहिए ताकि जब भी आप अपना काम करने के बाद में प्रॉपर रूप से हैंड वॉश के प्रोसेस को अपनाकर अपन हैंड वॉश कर सकते हैं। देन बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। जो भी अपने जो जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन अपने पास में होने चाहिए, जो कि जैसे कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अपने पास में होना चाहिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड अपने पास में होना चाहिए, जो कि अपन जो स्पूटम सैंपल को डिस्कार्ड करते हैं उसमें कैसे डिस्कार्ड करना है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड के अंदर से हम डिस्कार्ड करते हैं। ये सॉल्यूशन अपने पास में होने चाहिए ताकि जो भी लैब टेक्नीशियन या लैब टेक्नोलॉजी उस लैब के अंदर काम कर रहा है उसको उस चीज़ का इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि लैब के अंदर बहुत सारा इन्फेक्शन रहता है। इसके लिए उस सरफेस को डिसइंफेक्टेंट या उस डस्टबिन को डिसइंफेक्टेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी हम लैब के अंदर काम करें तो अपने को डिस्पोजेबल ग्लव्स अपने को पहननी चाहिए और जो सिरिंज है और निडल है उनको डिस्पोजेबल सिरिंज और निडल को यूज़ करना चाहिए एक लैब टेक्नीशियन को। और जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको प्रॉपर डिस्पोजेबल करना चाहिए ताकि जो भी अपने पास में BMW है जिसमें भी रेड डस्टबिन है, येलो डस्टबिन है, ब्लू है, ब्लैक है, ये जो जितने भी जो डस्टबिन है उनको प्रॉपर रूप से डिस्पोजेबल किया जाना है कि कौन सी चीज़ें किस डस्टबिन में अपने को डिस्पोज करना है, ये सारी जानकारी एक लैब टेक्नीशियन को पता होनी चाहिए। अपने लैब के बाहर एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स में पास में होना चाहिए कि जब भी कोई भी अकस्मात में कोई फायर हो जाता है तो एक्सटिंग्विशर अपने पास में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती है, ये एक बेसिक लेबोरेटरी सेटअप के लिए प्रॉपर है, उसमें सेफ्टी का गाइडलाइन भी दिया गया है और ये सारी चीज़ों का एक लैब टेक्नीशियन को ध्यान में रखना चाहिए कि लेबोरेटरी सेटअप के लिए ये सब बेसिक चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एक लैब टेक्नीशियन के जो रूल्स एंड इथिक्स है वो क्या होते हैं। लैब टेक्नीशियन को पता होना चाहिए कि रूल्स लैब के अंदर क्या क्या रूल्स होते हैं, अपने क्या इथिक्स होते हैं, वो एक लैब टेक्नीशियन को पता होने चाहिए। बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन के नियम की। तो उसमें जो भी पेशेंट अपने पास में जो भी पेशेंट आता है उस पेशेंट को अपने को रिस्पेक्टपूर्वक बात करनी चाहिए और रिस्पेक्ट देनी चाहिए पेशेंट को। लैब में जब भी हम काम करें तो लैब हमेशा क्लीन और हाइजेनिक एंड इन्फेक्शन फ्री होनी चाहिए। जब भी लैब में काम करे एक लैब टेक्नीशियन तो PP किट का प्रॉपर यूज करना चाहिए, जिसमें ग्लव्स को पहनना चाहिए, मास्क को पहनना चाहिए, एप्रॉन पहने हुए पहनकर ही काम करना चाहिए एक लैब के अंदर। लैब में कभी भी न तो खाना खाना चाहिए और न ही स्मोकिंग करना चाहिए, ये एक लैब टेक्नीशियन को पता होना चाहिए। रिपोर्ट्स की जो पेशेंट की जो रिपोर्ट्स होती है उसको प्रॉपरली कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करना चाहिए। किसी भी एक्सीडेंट की सूचना को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। जब भी एक लैब टेक्नीशियन लैब के अंदर जब काम करता है कोई भी चीज़ की स्पिलेज हो जाता है या एक्सीडेंटल कुछ हो जाता है तो उस चीज़ की सूचना अपने को जो सुपीरियर है उसको देनी चाहिए ताकि उसको कैसे स्पिलेज को कैसे हैंडलिंग करना है प्रॉपर तरीके से उस चीज़ के बारे में बताया जाता है।
देन बात कर रहे हैं कि एक लैब टेक्नीशियन डिसिप्लिन में और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अपने को काम करना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि क्लिनिकल पैथोलॉजी का क्या इंट्रोडक्शन रहता है, क्लिनिकल पैथोलॉजी की क्या डेफिनेशन रहती है, क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर मेडिकल लेबोरेटरी क्या होती है, कितना कितना स्टाफ होता है, क्या डिपार्टमेंट होते हैं उसके अंदर, और ये भी देखा कि एक बेसिक लैब सेटअप के लिए कौन से गाइडेंस होने चाहिए और एक लैब टेक्नीशियन को कौन से रूल्स और एथिक्स पता होने चाहिए। इस सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ नोट्स प्लस PDF चाहिए तो कमेंट करो CP PDF, तो आपको नोट्स इस क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।